Welcome guys. Today we are going to study about immunology. So I hope you will like this video, and I want to request to all of the viewers that if you like my video, kindly subscribe to my channel, hit the bell icon, share with your friend and comment. So today we are going to study about immune system. आज हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम को हम स्टार्ट करें उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है और जानना भी चाहिए कि इम्यून सिस्टम क्या है। तो एक सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब से बचपन से लेके अभी तक और जब तक हमारी सांसें रहेंगी, जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, तो हम बीमार पड़ते हैं। हमें बुखार होता है, सर्दी होता है, खांसी होता है, सर दर्द होता है, बदन दर्द होता है, पेट दर्द होता है। तो मतलब कुछ ना कुछ हमारे साथ लगा रहता है। सभी लोगों को, चाहे बच्चे हो, जवान हो या बूढ़े हो, कभी ना कभी सर्दी हुआ ही है, खांसी हुआ ही है। तो ये मेजॉरली ये दो कारण से होता है, आप जान लो। पहला जो है ये सीजनल हो सकता है कि मतलब सीजनल, जब सीज़न चेंज कर रहा है, ठंड से गर्मी आ रही है, गर्मी से ठंड आ रहा है, या बरसात का मौसम है, तो ये तो उस समय हो सकता है। तो ये सीजनल है, इसको आप एलर्जिक कह सकते हो। और दूसरा है कि ये कोई पैथोजन से हो सकता है। तो पैथोजन क्या? पैथोजन मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपको बीमार कर सकते हैं, आप में बीमारियां पैदा कर सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये वायरसेस हो सकते हैं, ये प्रोटोजोन्स हो सकते हैं, फंगस हो सकते हैं, और इवन पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि क्या आप हर बार जब इन सब चीज़ों के संपर्क में आते हो तो आप बीमार पड़ जाते हो? नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभार बीमारी पहले बार आपको उसका बहुत रिस्पॉन्स बड़ा ज़बरदस्त तरीके से आता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप उससे एक्लेमेटाइज हो जाते हो, मतलब आप एकोमोडेट हो जाते हो, तो वो खुद ब खुद आपके बॉडी में उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है। वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इम्यून सिस्टम। आज हम इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। सो इम्यून सिस्टम हैज़ इवॉल्व्ड टू प्रोटेक्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पैथोजन। मतलब इम्यून सिस्टम का जो इवोल्यूशन हुआ है वो उसके पीछे कारण है। वो कारण क्या है कि जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब जिसमें एक से ज़्यादा सेल है, जैसे कि हम लोग इंसान की बात कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम का जो इवोल्यूशन हुआ है, तो किस लिए हुआ है कि जो पैथोजेंस होते हैं, जो बीमारी करने वाले जो एजेंट्स होते हैं, तो उनसे हमें सुरक्षा मिले। ठीक है। द इम्यून सिस्टम जनरेट एन इनॉर्मस वैरायटी ऑफ सेल एंड मॉलिक्यूल कैपेबल ऑफ स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइजिंग एंड एलिमिनेटिंग फॉरेन इन्वेडर। मतलब क्या हुआ? जो इम्यून सिस्टम है वो जब वर्क करता है तो उसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। और इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसमें उनका क्या वर्क क्या होता है, उनका रोल क्या होता है, वो स्पेसिफिकली, मतलब एक खास तरीके से, स्पेसिफिकली मतलब स्पेसिफिक किसी चीज़ पे एकदम आप बोल सकते हो कि एकदम उस पर टारगेट किया गया। स्पेसिफिकली वो रिकॉग्नाइज करता है, किसी चीज़ को वो पहचानता है। और एलिमिनेटिंग फॉरेन इन्वेडर, मतलब जो बाहर से जो चीज़ जो हमारे शरीर में जो इंटर किया है, चाहे वो कोई पैथोजन हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, या कोई प्रोटोजोआ हो सकता है, या नहीं तो सिंपल मैं एक एलर्जन की भी बात करता हूँ, चाहे वो ही क्यों ना हो,
चाहे वो ही क्यों ना हो, तो उसको हमारे शरीर से बाहर भी निकालने का ये एक बहुत ही अच्छा मदद करता है, मतलब बाहर निकालने में भी मदद करता है। ठीक है, ऑल ऑफ विच एक्ट इन ए कोऑर्डिनेटेड मैनर इन अ डायनेमिक नेटवर्क। और ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो सेल है, ये एक दूसरे में इनका बहुत ही अच्छा तालमेल होता है, और इसी तालमेल के बदौलत आज हम बहुत सारी बीमारियों से हमको सुरक्षा मिलती है। आपको ये मालूम है कि 40 to 50% जो बैक्टीरिया या मैं वायरसेस की बात करता हूँ, वो हमारे शरीर में घुस ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टिव बोल सकते हो कि अपैरेटस है। ठीक है, जैसे कि आपका स्किन हो गया, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सबसे जो लार्जेस्ट होता है वो स्किन है आपका। आपको मालूम है स्किन जो है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, जो कि बाहर के एनवायरनमेंट से हमारे अंदर के एनवायरनमेंट को अलग करता है। दूसरा म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। तीसरा आपका जो सलाइवा हो गया, आपका आंसू हो गया, टेयर्स हो गया, इसमें लाइसोजाइम होता है जो कि बैक्टीरिया वगैरह को मारने में बहुत मदद करता है। तो बेसिकली ये सब एक दूसरे से अच्छा तालमेल लगता है, कोऑर्डिनेटेड फैशन में, कोऑर्डिनेटेड मैनर में ये वर्क करता है। ओके, नाउ इम्यूनिटी इज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इम्यूनिटी को हम 2 भागों में जानते हैं। द फर्स्ट इज इनेट इम्यूनिटी एंड द सेकेंड इज एडेप्टिव इम्यूनिटी। मतलब इम्यूनिटी को हम 2 भाग में बांटते हैं। पहला है इनेट इम्यूनिटी और दूसरा है एडेप्टिव इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी क्या है? इनेट इम्यूनिटी इज दैट टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच इज प्रेजेंट फ्रॉम योर बर्थ। मतलब वैसा इम्यूनिटी जो आपके बर्थ के समय से ही आपके साथ हो, उसको हम क्या कहते हैं? इनेट इम्यूनिटी। तो एडेप्टिव इम्यूनिटी क्या हुआ फिर? एडेप्टिव इम्यूनिटी आर दोज टाइप ऑफ इम्यूनिटी विच आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग आवर लाइफ। मतलब वैसा इम्यूनिटी जो हमें बर्थ से तो नहीं मिला है, लेकिन जो अपने जो लाइफ होते हैं उस लाइफ में हम उसे एक्वायर्ड करते हैं। बताऊंगा कि कैसे होता है। इनेट इम्यूनिटी, these are non-specific host defense that exists prior to exposure to an antigen। मतलब इनेट इम्यूनिटी का एक क्या है कि ये नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक मतलब इसमें कि एंटीबॉडी का जनरेशन नहीं होता। आगे आप पढ़ोगे एडेप्टिव इम्यूनिटी में कि वहाँ बी सेल, टी सेल और आप ADCC सेल जो होते हैं, जैसे कि बर्सा, फैब्रिशियस और थाइमस डिराइव्ड सेल जो होते हैं, तो वहाँ उनका इन्वॉल्वमेंट होता है। एक खास एक रिसेप्टर को, एक खास पर्टिकुलर पैथोजन को वो रिकॉग्नाइज करते हैं और तब उनकी चॉपिंग होती है और वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो इनेट इम्यूनिटी है, दिस इनेट इम्यूनिटी इज़ नॉन स्पेसिफिक। मतलब ये किसी एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया के लिए खास नहीं है। कोई भी अंदर घुसेगा उसको रोकना है। मान के चलो ये BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, जो आपके बॉर्डर पे आपको जो डिफरेंट जो टेररिस्ट है या जो गलत एक्टिविटी लोग करते हैं तो उनसे आपको ये बचाता है। ठीक है, तो इनेट दिस आर नॉन स्पेसिफिक होस्ट डिफेंस। होस्ट डिफेंस मतलब कि ये जो होस्ट होता है, जैसे कि हम लोग होस्ट हैं, तो हम लोगों को ये बचाता है किन से? पैथोजन से, एलर्जन से। ठीक है, प्रायर टू एक्सपोजर टू एन एंटीजन एंड इन्वॉल्व्स। अब वो कौन चीज़ है जो इनेट इम्यूनिटी के अंदर आता है? मतलब इनेट इम्यूनिटी किन किन चीज़ों से बना है? द फर्स्ट इज द एनाटॉमिकल। मतलब जो हमारा एनाटमी है, जो बॉडी का जो हमारा संरचना है, सो वो ऐसे खास तरीके से ही बनाया गया है भगवान के द्वारा, खुदा के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, कि अगर कोई चीज़ अंदर घुसना भी चाहे तो वो इतनी आसानी से नहीं घुस पाएगा। घुस तो जाएगा लेकिन बहुत आसानी से नहीं घुस पाएगा। सिंपल सा आप देखो ना, आपका जो नाक जो आपका है ये ऑब्लिकली है, मतलब नीचे से जाकर के ये खुला हुआ है। अगर भगवान चाहता तो ऊपर खोल देता नाक, ऊपर से नाक खुला रहता, भाई सांस तो उससे भी आ सकता था। लेकिन इसको एनाटॉमिकल इसको ऐसा फिट किया गया है दैट ईजिली
the pathogens or the bacteria or allergens, even the dust can't enter inside your body. ठीक है, तो ये एनाटॉमिकल है. अब देख लो ना, आपका पेट का ही देख लो. योर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, and you know hydrochloric acid is a very acidic substance which can be having which is having the pH around 1, I think so, 1 or 0. तो वो इतना खतरनाक है कि अगर आपकी बॉडी में कोई अगर बैक्टीरिया वगैरह अगर घुस जाता है तो वो इसको ईजिली तरीके से उसको चॉप आउट कर देगा. सो हम लोग एनाटॉमिकल बैरियर्स की बात कर रहे थे, जिसमें कि आप देख सकते हो कि आपका नोज़ एक खास तरीके से एडजस्टमेंट किया हुआ है. आपके बॉडी में, आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तो डाइजेशन में मदद करता ही है, और साथ ही साथ अगर बाहर से कोई पैथोजन, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरसेस अगर आपके बॉडी के अंदर आता है और जब पेट में जाता है तो वो एसिड उसको डाइजेस्ट करके उसको ख़त्म कर देता है. ठीक है, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर इज ऑल्सो प्रेजेंट, anatomical barrier is also present, endocytic and phagocytic as well as inflammatory mechanism. मतलब एनाटॉमिकल बैरियर प्रेजेंट है जो कि आपका स्किन है, फिजियोलॉजिकल बैरियर जो कि आपका म्यूकस मेम्ब्रेन है, आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एंडोसाइटिक मतलब है कि अंदर आ गया लेकिन उसको घुसने नहीं दिया जाएगा, मतलब एंडोसाइटिक मैकेनिज्म से उसको बाहर हम कर देते हैं. इसके अलावा अब क्या है, इन्फ्लामेटरी मैकेनिज्म, कि अगर वो बॉडी में घुस जाता है, मतलब अंदर अगर वो इंटर कर गया, सो इन्फ्लामेशन, देयर विल बी इन्फ्लामेशन. यू नो दैट व्हेन अ पैथोजन गेट्स इंटर इनसाइड आवर बॉडी, आवर इम्यून सेल्स और आवर इम्यून सिस्टम विल कॉल ऑफ द फर्स्ट पुलिस मैसेंजर that are known as the macrophages, and those macrophages are known as the neutrophils. Neutrophils, you know, these are granulated part of white blood cells. Those are the leukocytes, and these are multi-lobe, and the number are approx 55 to 60% inside your blood. So this neutrophils will scavenge those particular pathogen. It forms first line of defense. Already told that this innate immunity is your first line of defense. मतलब ये जो immunity है ये act as border security force. The recognition element of innate immune system precisely distinguish between self and pathogen, but are not specialized to distinguish small difference in foreign molecule. मतलब ये मतलब हुआ कि जो इसका रिकॉग्निशन का जो इसका तरीका है, इनेट इम्यूनिटी का जो रिकॉग्निशन का जो तरीका है, ये डिस्टिंग्विश करता है, मतलब अपने में क्या अपना है और क्या बाहर से आया है. मतलब इनेट इम्यूनिटी इतना तो समझ सकता है कि अपना क्या है शरीर का और बाहर से क्या आया है, बट आर नॉट स्पेशलाइज्ड टू डिस्टिंग्विश स्मॉल डिफरेंसेस इन फॉरेन मॉलिक्यूल. लेकिन अगर मान के चलो कि बाहर से अगर 2 टाइप का फॉरेन मॉलिक्यूल आता है, मतलब अगर मैं पॉलन ग्रेन की मैं बात कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, आपको मालूम है कि पॉलन ग्रेन में ऑल्सो हाइपर इम्यून सिस्टम इनसाइड योर बॉडी, एंड मेनी पीपल आर एलर्जिक टू दिस टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स. सो अ क्वेश्चन arises that if suppose a pollen grain from 2 different plants, one can be of a rose plant, one can be of a hibiscus plant. So if the pollen grain it gets inside our body, so do you think that this innate immune system or the innate immune response is capable to distinguish between these two? मतलब ये मतलब हुआ कि अगर एक मैं हिबिस्कस की प्लांट का, मतलब चाइना रोज़ जो होता है, अड़हुल का फूल जो हम कहते हैं, और एक हो गया आपके गुलाब के फूल का, मान के चलो जो परागकण होता है, जो पॉलन ग्रेन होता है, वो हमारे बॉडी में इंटर कर रहा है. ठीक है, अब वो जो अगर इंटर कर रहा है तो क्या हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जो इनेट इम्यूनिटी है, तो क्या उसमें छोटा मोटा अगर कोई डिफरेंसेस होगा तो क्या वो उसे पकड़ पाएगा? तो आंसर क्या है कि शायद नहीं, क्योंकि
छोटे मोटे जो डिफरेंसेस होते हैं, जो मॉलिकुलर पैटर्न पे जो डिफरेंसेस होते हैं, जो अमाइनो एसिड्स पे जो डिफरेंसेस होते हैं, सो दोज डिफरेंसेस आर डिफिकल्ट फॉर द इनेट इम्यूनिटी टू डिस्टिंग्विश between the two. Now we are talking how these pathogens are elicited, so there are different types of patterns, मतलब different types of pattern है जिसमें कि आपका नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो कि आपका इनेट इम्यूनिटी है वो वर्क करता है। सबसे पहला क्या है कि पैथोजन अगर आपके बॉडी में इंटर कर जाता है, ठीक है, तो इंटर करने के बाद कुछ स्पेशलाइज्ड कैस्केड क्या है, दिस आर द ग्रुप ऑफ प्रोटीन, तो कुछ इंपॉर्टेंट कैस्केड मेटाबॉलिक फंक्शन आपके बॉडी में एक्टिवेट हो जाएगा। जैसे कि आप नोट करो, ये पहला है सी रिएक्टिव प्रोटीन, CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ये इंपॉर्टेंट है। और ये CRP जो प्रोटीन होता है, आपको नोट कर लो, दिस CRP प्रोटीन is a biomarker, this CRP protein is a biomarker to know about the inflammation। मतलब अगर आपको अर्थराइटिस है, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, सोरियाटिक अर्थराइटिस है, या there are any inflammation occurring inside your body and you want to get it diagnosed, so a doctor can tell you to go for this type of diagnosis। जैसे कि आपको ESR बोला जा सकता है, erythrocytic sedimentation rate, CRP, that those are the C reactive protein, और the anti-CCP citrulinated protein। so ये कुछ ब्लड पैरामीटर है जो कि हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए कि बॉडी में हमारा कहीं इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन तो परसिस्ट नहीं कर रहा है। तो CRP प्रोटीन से है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, इसके अलावा हमारा एक मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, MBL कहते हैं, मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, एक ये सब कैस्केड है। दिस आर द टाइप ऑफ सिस्टम जो कि अगर पैथोजन बॉडी में एंटर कर गया है तो उसको ये न्यूट्रलाइज करने का एक प्रोसेस है। इसके अलावा पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न्स, जिसको हम PAMPS, याद रखो, पैथोजन एसोसिएटेड मॉलिकुलर पैटर्न, जिसको PMPS कहते हैं, और ये रिकॉग्नाइज किसको करता है, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर होते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन रिसेप्टर होते हैं, जिसको हम लोग PRR कहते हैं। और जाके ये फैगोसाइटाइज हो जाता है, जो पैथोजन है वो जाके फैगोसाइटाइज हो जाता है। और फैगोसिटिक सेल्स कौन होते हैं, फैगोसिटिक सेल्स आपके डेंड्रिटिक सेल्स होते हैं, आपके न्यूट्रोफिल्स होते हैं, और आपके मैक्रोफेजेस होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि अगर पैथोजन आपके बॉडी में एंटर किया तो एंटर करने के बाद देयर आर डिफरेंट मैकेनिज्म आपके बॉडी में एक्टिवेट होता है। सबका क्या काम होता है कि मुझे जल्द से जल्द इस पैथोजन को डीएक्टिवेट करना है या इसे हम लोग मार देना है। तो इसमें कौन कौन सा वर्क करेगा आप याद करो। पहला हो गया सी रिएक्टिव प्रोटीन, जिसको हम लोग CRP कहते हैं। दूसरा हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। तीसरा हो गया हमारा मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन, जिसको MBL कहते हैं, जो कि क्या करेगा, ये ऑप्सोनाइज्ड कर देगा पेशेंट को। मतलब पेशेंट को जो पैथोजन है, सॉरी नॉट पेशेंट, जो आपके पैथोजन है उसको वो ऑप्सोनाइज्ड कर देगा। और ऑप्सोनाइजेशन के बाद क्या होगा, जो आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन होगा और वो डिस्ट्रॉय करेगा उस पैथोजन के मेम्ब्रेन को, उसका स्टिमुलेट्स करेगा इन्फ्लामेशन को, अट्रैक्ट न्यूट्रोफिल्स एंड अदर सेल्स। दूसरा हो जाता है कि फैगोसाइटोसिस हो सकता है। तो फैगोसाइटिक सेल्स, व्हाट आर फैगोसाइटिक सेल्स, तो ये आपके डेंड्रिटिक सेल्स हो सकते हैं, ये आपके मैक्रोफेजेस हो सकते हैं, और ये आपके न्यूट्रोफिल्स हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा जो मैकेनिज्म होता है, ये क्या होता है, इंडक्शन ऑफ वायरल रेसिस्टेंस बाय इंटरफेरॉन अल्फा, IFN अल्फा। इससे भी क्या होता है कि जो आपके पैथोजन है उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं या उनका सिडल कर सकते हैं, मतलब उनको किल कर सकते हैं। अब सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स दैट कंट्रीब्यूट टू इनेट RS फॉलो, मतलब कुछ सॉल्युबल मॉलिक्यूल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जो कि आपके जो इनेट इम्यूनिटी है उसमें आपको मदद करते हैं। तो पहला होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के बारे में आप जानते भी होंगे कि लाइसोजाइम, व्हाट आर लाइसोजाइम, इट इज़ अ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ये हाइड्रोलिटिक है, मतलब इसका काम क्या होता है, तोड़ना, क्लीवेज करना। इट इज़ फाउंड इन द म्यूकस सेक्रेशन। सो अब है कि ये जो लाइसोजाइम कहाँ पाया जाता है, तो याद करो, आपको पसीने में, आपके आंसू में, मतलब आपके टेयर्स में, आपके स्वेट में, इवन आपके सलाइवा में ये
जो है लाइसोजाइम पाया जाता है, लाइसोजाइम, लाइसोलाइटिक जाइम एंजाइम, इट इज अ टाइप ऑफ एंजाइम। तो इट इज अ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है। इट इज फाउंड इन म्यूकस सेक्रेशन लाइक सलाइवा, टीयर्स। इट इज एबल टू क्लीव। अब ये कैसे काटता है? ये क्लीविंग करता है, ये चॉप करता है। किसको? बीटा 1,4 लिंकेज को। जो बीटा 1,4 लिंकेज होता है, जो कि नैम और नैग आपने पढ़ा होगा, ये बैक्टीरिया का, जो आप जानते हो कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन पाया जाता है। और वो पेप्टाइडोग्लाइकेन, ये पेप्टाइडोग्लाइकेन जो होता है, जो बैक्टीरिया के सेल में पाया जाता है, तो वो नैम और नैग 2 यूनिट से बना रहता है। नैम आप नोट कर लो, नैम स्टैंड फॉर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और नैग एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामिन। तो नैम और नैग ये अटैच किससे होता है? बीटा 1,4 लिंकेज से। और ये जो लाइसोजाइम होता है, ये बीटा 1,4 लिंकेज को जाकर के तोड़ता है, और तोड़ने के बाद जो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो डीनेचर हो जाता है, और डीनेचर होने के बाद बैक्टीरिया इज गॉन। द सेकंड इज एंटरफेरॉन। Interferon is most helpful in eliminating the viruses. So interferon, it comprises a group of protein. Interferon is not a single thing, it is a collection of proteins produced by virus infected cells. The important thing to note down here is that this interferon is only produced by that particular cell which has already been infected by a particular viruses. मतलब ये जो इंटरफेरॉन होता है, ये उस सेल सेक्रेट करता है जो कि किसी वायरसेस के द्वारा इन्फेक्ट किया गया हो। मतलब ये मान के चलो ना, ये जो इंटरफेरॉन होता है ना, ये बहुत ही, अब बता सकते हो, ये दयालु चीज़ होती है। बेचारा अपने तो ये बेचारा उस पर वायरस का अटैक ये झेल लेता है, लेकिन जो अपने बगल वाले जो पड़ोसी होते हैं उनको बताता है कि देखो, मेरे को तो इसने पकड़ लिया भाई, तुम अब बच जाओ, मैं तुम्हें अब अलार्म कर दे रहा हूँ कि तुम बच जाओ, नहीं तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ भी मेरे वाला हाल हो सकता है। मतलब तो हमें इंटरफेरेंस से सीखनी चाहिए कि अपने पड़ोसियों की और अपने रिश्तेदारों की मदद करनी चाहिए। देखो, आपको इम्यूनोलॉजी, आपको सोशियोलॉजी भी आपको सिखा रहा है, पढ़ा रहा है। तो इट कंप्राइजेज द ग्रुप ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस बाई वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड इंड्यूस वायरल रेसिस्टेंट मैकेनिज्म इन अदर सेल्स। मतलब जो सेल को इन्फेक्शन हुआ, तो वो सेल जो अपने नेबरिंग सेल्स है उसको वो अलार्म करेगा कि अब तुम एक कवच बना लो, एक रेसिस्टेंट पैटर्न तुम इनहेरिट करो, ताकि ये वायरस तुमको दिक्कत ना दे। ठीक है। नाउ द थर्ड इज, पहला तो था लाइसोजाइम, दिस आर द सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स। द सेकंड इज इंटरफेरॉन, दिस आर द ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, एंड द थर्ड इज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। आप नोट करो, you note down this thing because this is going to be very helpful in the preparation of your CSIR for life sciences. It includes a group of serum proteins that circulate in an inactive state, which through different immunologic mechanism get converted into active state with the ability to damage the membranes of pathogenic organism, either by destroying the pathogen or antigen or facilitating their clearance. बहुत अच्छा। इट इंक्लूड्स ए ग्रुप ऑफ सीरम प्रोटीन। मतलब ये एक खास तरीके का प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है? सीरम प्रोटीन। आप मेरे ब्लड वाले सेक्शन में जाओ, वहाँ पर मैंने सीरम के बारे में अच्छे से बताया है। आप जाके पढ़ो कि सीरम क्या है, प्लाज्मा क्या है, फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है, आप पढ़ो जा करके देखो। तो इट इंक्लूड्स ए ग्रुप ऑफ सीरम प्रोटीन्स जो आपके बॉडी में सर्कुलेट करते रहता है। ठीक है, लेकिन वो सर्कुलेट कैसे करता है? इट इज़ इन द इनएक्टिव फॉर्म। भाई देखो, सीधी सी बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपके पास पैसे हैं, लेकिन वो पैसे आपने बैंक में रख दिया है। आपके पास पैसे हैं, लेकिन वो पैसे आपने बैंक में रख दिया है, तो वो पैसा इनएक्टिव फॉर्म में है। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको कोई सामान खरीदना है, आपको किसी को उधार आपको चुकाना है, तो वो इनएक्टिव पैसे को आप निकाल करके आप उससे अपना कोई एक प्रोडक्ट खरीद दो या किसी को आप उधार दे दो, तो दैट इनएक्टिव मनी is been converted into its active form. तो सेम थिंग यहाँ पर भी। So complement system is a group of serum proteins that circulate in an inactive state at which through different immunologic mechanism get converted into active state. मतलब complement system क्या है कि ये inactive form में ये serum proteins है, ये जो आपके बॉडी में
हमेशा मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, इनएक्टिव फॉर्म में। याद रखो इनएक्टिव फॉर्म, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इज द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम विच इज सर्कुलेटेड इन योर ब्लड is in inactive or active form? The answer is it is in the inactive form. It is like a prodrug, for example that isoniazid acid which is working in the tuberculosis. So जो ये inactive form में होता है और ये क्या होता है कि convert होता है immunologic mechanism के द्वारा, ये convert होता है किसमें, अपने active form में with the ability to damage the membrane. और जब ये active होता है, मतलब होता है ना कि जब आप कुत्ता अगर सोया हुआ है तो बेचारा वो कुछ नहीं कर रहा, आप उसके ऊपर डंडा बरसा दो ना, उसके बाद वो पागल हो जाएगा और आपको काट लेगा। सेम वही चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है। ये सोया हुआ है और जब इसे बैक्टीरिया वायरस फंजाई मिला, ये पागल हो गया, ये एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद क्या होगा, ये जाएगा और धड़ 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 जा करके वो डैमेज कर देगा बैक्टीरिया के सेल वॉल को, उसके मेम्ब्रेन को फाड़ के रख देगा। इट विल डैमेज द मेम्ब्रेन ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म। मतलब बैक्टीरिया भी हो सकता है, वायरस फंगस कुछ भी हो सकता है, मैंने एग्जांपल दिया बैक्टीरिया का। आइदर बाय डिस्ट्रॉइंग, तो कैसे ये करेगा, या तो उस बैक्टीरिया को जाके एकदम डिस्ट्रॉय कर देगा, फाड़ देगा। सिडल एक्टिविटी, सिडल एक्टिविटी आपने पढ़ा है, सिडल एक्टिविटी एंड वन इज स्टैटिक एक्टिविटी, बैक्टीरियोसिडल ड्रग्स एंड बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग। सो ये आपको सिडल एक्टिविटी लाइक पेनिसिलिन, द पैथोजन और एंटीजन को ये जाके फाड़ देगा और फैसिलिटेटिंग देयर क्लियरेंस, और फाड़ चीड़ करके इसको शरीर से बाहर निकाल देगा। सो आई होप you like this first lecture of the immunology section. If you like my video, share, hit the bell icon, subscribe to my channel and share this video with your friend. After this I am going to introduce you to the next session or the next lecture of this immunology section. Okay, thank you.